चलिए बेटा, तो आज जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है बेस। लास्ट टर्म पे एसिड हमने कंप्लीट कर लिया था और आज अपन पढ़ाएंगे बेस क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लो बेटा, बेसिक मीडियम का पता कैसे चलता है कि बेसिक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। अगर किसी सॉल्यूशन में मान लो ये NaOH है, हमें कैसे पता चलेगा सर ये बेस है कि एसिड है? तो जब आप इसे डिसॉल्व करोगे, डिसोसिएट करोगे, तो इसमें आपको Na आयन मिलेगा प्लस का वन और OH आयन मिलेगा माइनस का। ठीक है, अब इसमें कहीं भी H आयन दिख रहा है क्या? H आयन नहीं दिख रहा, तो एसिड तो है ही। अब इसमें कहीं OH आयन दिख रहा है? दिख रहा है। तो जब किसी सॉल्यूशन में OH आयन हो जाए तो ये कंडीशन है किसी भी बेस के होने की कि ये बेस है। बात समझ में आ गई? तो पहले सबसे पहली शर्त ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में डिसोसिएट होने पर अगर OH आयन ना मिले तो बेस नहीं है, OH आयन मिले तो बेस है। सर ये 101% बेस है, लेकिन कहीं कहीं पर H आयन भी मिलता है और OH आयन भी मिलता है, जैसे वाटर में। वाटर को तोड़ने पर दोनों मिलते हैं, H आयन भी और OH आयन। सर अब हम इसको एसिड माने या बेस माने? तो ऐसे केस में आपको देखना होता है कि किसी सॉल्यूशन में कितने H आयन और कितने OH आयन हैं। अगर किसी में बराबर है, जैसे डिसोसिएट होने पर H आयन और OH आयन बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि वो न्यूट्रल है, ना वो एसिड है और ना वो बेस है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो यहां से आपको पता चला कि जो वाटर है वो हमारा ना एसिड है ना बेस है, क्योंकि एक वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है तो आपको एक H आयन मिलता है और एक OH आयन मिलता है, और दोनों कैसे मिलते हैं? बराबर। अगर सर इसी में मान लो आपको दो H आयन मिलते और एक OH आयन मिलता, ये दो H आयन मिलते, अब हम सर क्या मानते इसको? अब ये जो भी सब्सटेंस है जिसमें भी निकला है उसे हम बेस वो एसिड मानेंगे, क्योंकि इसमें OH आयन एक है और H आयन दो है, इसमें एसिडिक मीडियम आ जाएगा। सर पानी में क्या होता है? पानी में बेटा एक H आयन होता है और एक OH आयन होता है, दोनों बराबर होते हैं, तो वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कैंसिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। तो पानी जो है ना तो वो एसिडिक शो करता है ना वो बेसिक शो करता है, वो हमारा होता है न्यूट्रल। और ऐसे सब्सटेंस जिसका OH आयन और H आयन बराबर है, मतलब वो न्यूट्रल है, ऐसे की पीएच वैल्यू हमेशा 7 होती है, जो आगे चल के हम पढ़ाएंगे। एक पीएच स्केल होती है, जब हम बेसिक मीडियम आपको पढ़ा रहे हैं तो आगे चल के बताएंगे कि कैसे फाइंड होता है पीएच स्केल से कि एसिड है या बेस है। जिसका पीएच स्केल 7 से कम हो, जिसका पीएच स्केल 7 से कम हो वो है हमारा एसिड, और जिसका पीएच स्केल 7 से ज्यादा हो वो है हमारा बेस। और कहाँ तक जाता है सर? ये 0 से लेके वो 14 तक जाता है। कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। 1 से लेके 14 तक जाएगा, 1 से लेके 14 तक। तो 7 से कम वाले पर एसिड शो करेगा, 7 से ज्यादा वाले पर बेस शो करेगा और 7 पर न्यूट्रल शो करेगा। तो अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो आप बिना सोचे समझे क्या बता दोगे? सर ये ना तो एसिड है ना बेस है, ये न्यूट्रल है। समझ गए बात को? समझ गए बात को? तो पहली केस कि अगर किसी सब्सटेंस में केवल OH आयन है तो वो 100% बेस होगा, वो 100% क्या होगा? बेस। सर जितने ज्यादा OH आयन होंगे उतना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। अगर जैसे मान लो किसी में H आयन NaCl है, Na भी है, OH भी है, सर इसका कोई महत्व है? भाई जब हम एसिड और बेस चेक करते हैं तो हम H आयन और OH आयन चेक करेंगे। किसको? H आयन। ये हो तो ठीक है, इसकी जगह दूसरा होता है कोई दिक्कत नहीं, OH आयन होना चाहिए। जैसे मान लो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, जब आप इसको डिसॉल्व करोगे तो कैल्शियम भी मिलेगा और OH आयन भी मिलेगा। तो भैया इससे Na की जगह C होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इसमें कौन सा आयन है? OH आयन। तो ये भी क्या है? बेस है। बात समझ में आ गई? तो बेस की पहली शर्त तो तुम्हें पता चली क्या? OH आयन होना चाहिए। सर किसी सॉल्यूशन में H आयन और OH आयन दोनों होंगे फिर भी वो बेस हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा था अगर OH आयन H आयन से ज्यादा है तो वो बेस है, अगर H आयन ज्यादा है OH आयन तो वो एसिड है, और बराबर है तो वो न्यूट्रल। ये बात समझ में आ गई? तो जरूरी नहीं किसी में सिर्फ एक OH आयन हो, कईयों में हो सकता है H आयन भी हो OH आयन भी हो। तो आप समझ जाना OH आयन ज्यादा है तो बेस और H आयन ज्यादा है तो एसिड। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई?
तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ डिसोसिएट करने पर क्या देते हैं, OH आयन देते हैं, और OH आयन को हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? OH आयन देते हैं, इसको क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत? पहली लाइन क्लियर है? ऐसे सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन द वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। समझ गए कि नहीं? उसी को हम क्या कहेंगे? बेस। उसी को हम क्या कहेंगे? बेस। एग्जाम्पल में NaOH घोलने पर OH आयन मिलेगा, KOH घोलने पर OH आयन मिलेगा, CaOH घोलने पर OH आयन मिलेगा। ये क्या है? बेस। बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछे बताओ सर क्या ये NaCl बेस है, इसमें कहीं OH आयन दिख रहा है? तो सर ये बेस नहीं है। क्या सर ये एसिड है? इसमें भी H आयन भी नहीं है, तो ये भी क्या है? एसिड है, वो न्यूट्रल है। समझ गए ना? तो आप पहचान लोगे मेरे हिसाब से। मैंने यहाँ पे लिख दिया जिंक क्लोराइड, और मैंने आपसे पूछा बताइए क्या ये बेस है? जल्दी आंसर बताओ। नहीं है। क्यों? इसको डिसोसिएट करने पे OH आयन मिलेगा ही। बात समझ में आ गई? तो अगर कोई आपसे पूछे सर ये HCOOH, तो कुछ लोग सोचेंगे सर इसमें OH आयन है। OH आयन नहीं है, इसको ये पार्ट अलग होता है और ये पार्ट अलग होता है। इसमें HCOO माइनस होता है और H प्लस होता है, तो इसमें कौन सा आयन मिलता है? तो ये बेस नहीं था, ये क्या था? एसिड था। बताओ बात समझ में आ गई? तो पहली लाइन में किसी को कोई दिक्कत? ऐसे सब्सटेंस जो क्या देते हैं, वाटर में डिसोसिएट करने पर OH आयन देते हैं, उसे हम बेस कहते हैं। उसके हमने एग्जांपल आपको बता दिए। OH आयन होने के लिए क्या जरूरी है? वो बेस होने के लिए क्या जरूरी है? OH आयन होना। सर किसी बेस में H आयन और OH आयन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर किसी में H आयन भी है और OH आयन भी है, बट कंडीशन ये है कि OH आयन ज्यादा होने चाहिए, ये भी बेस की कंडीशन है, ये इसमें बेस हो सकता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब NaOH को डिसोसिएट किया हमने, NaOH को डिसोसिएट किया, NaOH को डिसोसिएट किया। एक्वस फॉर्म में क्यों लिखा सर? ये AQ क्यों लिखा आपने? एक्वस का मतलब होता है उसमें पानी मिला, पानी नहीं तो डिसोसिएट करना है। तो NaOH एक्वस फॉर्म में लिया, मतलब पानी के साथ लिया, तो Na आयन मिल गया और आपको क्या मिल गया? OH आयन। तो अगर आपको Na आयन मिल गया और आपको साथ में क्या मिल गया? OH आयन, तो आपको पता चला सर ये OH आयन देने वाले को ही तो बेस कहते हैं। इसका मतलब ये सर क्या है? बेस। आई बात समझ में? बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के साथ में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। ऐसे सब्सटेंस जो वाटर के साथ में कंप्लीटली डिसोसिएट हो, मतलब उसमें एक भी OH आयन रह ना जाए, सारे डिसोसिएट हो जाए, अलग अलग मिल जाए, तो ऐसे बेस को ही एल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाइन। तो जब भी कभी आपसे पूछे एल्कलाइन क्या है, एल्कलाई मतलब क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। आपको यहां मैंने लिख दिया है जो बेस कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, तो उनको हम कहते हैं ये एल्कलाई है। और जो कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, जिसमें इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो या इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन हो, ऐसे बेस को हम एल्कलाइन नहीं कहते। बात समझ में आ गई? उन्हें सिर्फ बेस कहते हैं, बेसिक मीडियम कहते हैं। तो बेसिक हो गया बड़ा। बेसिक में भी मैंने एक पार्ट बनाया क्या, कि ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं वो एल्कलाइन, बेस का एक पार्ट एल्कलाइन, और जो नहीं हो रहे हैं वो बेसिक ही रहेंगे। बताओ बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो मैं आपसे पूछूं NaOH कैसा है, एल्कलाइन है या बेस है? तो बेस तो है ही, सारे एल्कलाइन बेस होते हैं, पर सारे बेस एल्कलाइन नहीं होते। सारे एल्कलाइन बेस होते हैं पर सारे बेस एल्कलाइन नहीं होते। तो यहां पर NaOH को डिसोसिएट किया तो उसमें एक OH आयन था, अलग हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। इसका मतलब ये भी क्या है? एल्कलाइन। क्लियर? एल्कलाइन में किसी को दिक्कत? तो देखो, अ बेस विच डिसॉल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलाई, या एग्जांपल में KOH NaOH।
ऐसे सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? एल्कलाइन सब्सटेंस या एल्कलाई कहते हैं। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? आगे सुनो। FeHOH का होल ट्वाइस, CuOH का होल ट्वाइस आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। अब ये FeOH का होल ट्वाइस लिखा है, इसमें OH आयन निकलेगा, डिसॉल्व करेंगे, पर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होगा तो फिर ये बेस तो है पर ये एल्कलाई नहीं। बताओ बात समझ में आ गई? तो एल्कलाई कोई पूछे एल्कलाइन मीडियम क्या होता है? एल्कलाइन मीडियम, तो आप क्या बताओगे? ऐसा बेसिक मीडियम जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूबल हो वाटर के साथ। समझ गए? और जो वाटर के साथ कंप्लीटली सॉल्यूबल ना हो वो क्या है? वो क्या है? बेस है, पर एल्कलाई। आई बात समझ में? आई बात समझ में? वो भैया सुनना है, क्या समझे? कि अगर कोई सब्सटेंस वाटर के साथ कंप्लीटली सॉल्यूबल है तो एल्कलाई, और सॉल्यूबल नहीं है तो बेस। बताओ बात समझ में आ गई? आगे क्या कह रहा है देखो, ऑल एल्कलाइज आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलाई। तो ये चीज तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि सारे सब्सटेंस बेसिक होते हैं जो जिसमें OH आयन होता है, OH आयन कंप्लीटली डिसॉल्व हो एल्कलाई, तो सारे एल्कलाई है तो बेसिक ही, पर सारे बेसिक एल्कलाई नहीं। बताओ बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इतनी सी बात क्लियर है? लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी लिखो बेटा। लिख लिया सबने? अब सुनो बेटा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ बेस। जैसे हमने क्लासिफिकेशन एसिड का किया था, कैसा था? स्ट्रॉन्ग और वीक। ऐसी बेस भी कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग और वीक। ठीक है? कैसे पता चलेगा ये स्ट्रॉन्ग बेस है? कैसे पता चलेगा? बताइए, कैसे पता चलेगा कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग बेस है या स्ट्रॉन्ग वो वीक बेस है? कैसे पता चलेगा? बताइए। पहली बात तो ये, जिसमें OH आयन कंप्लीट, कुल मिला के ऐसा बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। सॉल्यूबल होगा वाटर के साथ तो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और इनसॉल्यूबल होगा वाटर के साथ में तो कैसा होगा? वीक। बात समझ में? क्यों होगा वीक? क्योंकि वो पूरे OH आयन नहीं देगा, पूरे OH आयन नहीं देगा। तो भैया लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। यहां तक लिख लिया? चलिए अब आते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। हमने बेस को उसकी कंसंट्रेशन मतलब स्ट्रॉन्गिटी के आधार पर दो पार्ट में बांट दिया कि भैया कंसंट्रेशन OH आयन की ज्यादा है या कम है, कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है वाटर में या नहीं हो रहा है। अगर कोई बेस, लिखो नहीं बाद में लिखना, पहले समझो। अगर कोई बेस वाटर के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो उसमें हाई OH आयन होंगे, तो वो होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। और जो कंप्लीटली ना हो गया, पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, क्या हो रहा है? पार्शियली डिसोसिएट हो रहा है, तो उसमें होगा हमारा वीक बेस। बताओ बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? फिर से सुनो, जो बेस वाटर के साथ कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो उसमें कंसंट्रेशन OH आयन की ज्यादा होगी, तो वो हमारा कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और जो पार्शियली डिसोसिएट होगा तो उसमें लेस अमाउंट ऑफ OH आयन होंगे, तो वो कैसा होगा? वीक। तो अगर मैं बात करूं कंसंट्रेशन के आधार पर तो हमारा बेस दो टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिसोसिएट।
अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो तो हाई कंसंट्रेशन क्या होगी, OH आएंगी किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जांपल में NaOH, KOH, CaOH लिखा हुआ था। वीक बेस पार्शियली डिसोसिएट होती है वाटर में टू गिव लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH इन एक्वस सॉल्यूशन। और एग्जांपल में MgOH, CaOH का होल ट्वाइस ये आपके लिखे हुए, लिख लीजिए। हम इसको पहचानने का एक तरीका और है, जितनी हाई रिएक्टिव मेटल होती है OH आयन के साथ, हाई रिएक्टिव, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। Na, सोडियम, पोटेशियम ये हाई रिएक्टिव है तो ये स्ट्रॉन्ग है। मैग्नीशियम, कैल्शियम उनके कंपैरिजन में लेस है तो ये वीक बेस है। लिख लिया सबने? कैसे याद रखेंगे कि सर ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? तो पहली कंडीशन कंप्लीटली डिसोसिएशन होना चाहिए, दूसरी कंडीशन हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए, तीसरी कंडीशन कि ये हाई रिएक्टिव मेटल के साथ होंगे तो ऑब्वियसली ये स्ट्रॉन्ग बेस देंगे, और जो लेस रिएक्टिव मेटल के साथ होंगे वो वीक बेस देंगे। बात समझ में आ गई? आई बात समझ में? तो सर ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली होते हैं, कंप्लीटली नहीं होते। तो ये हमारे वीक बेस है, और ये कंप्लीटली होते हैं तो ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस है। बात समझ में आ गई? एल्काइली क्या होता है? एल्काइली होता है जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वाटर में, उसे एल्काइली कहते हैं, और जो इनसॉल्युबल हो वाटर में उसे हम बेस कहते हैं। बात समझ में आए? या पार्शियली हो या मतलब इनसॉल्युबल हो। एक बात समझ में आ गई? अब उनमें से भी एल्काइली मान लो CaOH एल्काइली तो है, डिसॉल्व तो हो जाता है, लेकिन हाई कंसंट्रेशन ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। बात समझ में आ गई? CaOH का होल ट्वाइस जो है अभी हमने आपको पढ़ाया था, एल्काइली तो है, एल्काइली तो है पर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं। क्यों? कैल्शियम के साथ है और वो सोडियम और पोटेशियम के साथ। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? तो जरूरी नहीं कि सारे एल्काइली स्ट्रॉन्ग बेस हो, जरूरी नहीं है सारे एल्काइली स्ट्रॉन्ग बेस हो। मैं आपको कुछ बात बता रहा हूं, उसको सुनना अच्छे से। जरूरी नहीं है सारे एल्काइली स्ट्रॉन्ग बेस हो, कुछ एल्काइली वीक बेस भी होते हैं, सॉल्यूबल तो हैं पर उनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग नहीं। समझ में आ गई बात को? अब अगर हम बात करें एक नोट पॉइंट की, तो उस पॉइंट को लिखो। ये नोट पॉइंट कहता है, मुझे बताइए अगर मैं बेस को पानी में डिसॉल्व करूंगा तो ये कैसी प्रोसेस होगी, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक क्यों होगी भैया? पानी पानी में एसिड में मिलाते हैं या एसिड को पानी में मिलाते हैं, और वो भी एक्सोथर्मिक थी क्योंकि हमने आपसे कहा था बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ऐसी बेस को भी अगर पानी में मिलाएंगे ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। आपने कलई को पानी में मिलाया है CaOH का होल ट्वाइस, तो गर्म हो जाता था कि नहीं बाल्टी का? मैंने आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में, और मैंने आपसे कहा था क्विक लाइन से स्लैग्ड लाइन बनता था, स्लैग्ड लाइन बनता था कि नहीं बनता था? बनता था कि नहीं? तो याद रखना बेस को पानी में डिसोल्व करने पर ये जो प्रोसेस आती है वो क्या होती है? एक्सोथर्मिक। तो नोट पॉइंट लिखो, डिसोल्यूशन ऑफ एल्काइली इन वाटर
डिसोल्यूशन ऑफ alkali in water is an exothermic रिएक्शन, या एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं ना, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस आपकी मर्जी है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। चलिए, तो हमने बेस में क्या पढ़ा पहले समझो। बेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर के साथ डिसोसिएट होने पर OH आयन देते, कंप्लीटली या पार्शियली, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। OH आयन उसमें होना चाहिए। बात समझ में आ गई? आ गई बात समझ में? अब जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए वो एल्काइली, जो कंप्लीटली ना हो वो बेस। सारे एल्काइली बेस होते हैं, सारे बेस एल्काइली नहीं होते। बेस को पानी में मिलाने वाली प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, हमने बेस को उसकी कंसंट्रेशन के आधार पर दो टाइप से बांट दिया। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो वाटर के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ OH आयन देता है, हाई कंसंट्रेशन देता है OH आयन की। तो दो ही बात याद रखना, कंप्लीटली डिसोसिएट होना वाटर के साथ, एक्वस सॉल्यूशन में OH आयन की मात्रा ज्यादा होना, OH आयन की मात्रा ज्यादा, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज हाई। तो OH आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होना और कंप्लीटली डिसोसिएट होना क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल में NaOH, KOH। पोटेशियम और सोडियम हाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आते हैं, हाई रिएक्टिव है तो ये कैसा देंगे? स्ट्रॉन्ग बेस देंगे। समझ गए? उसके बाद आता है जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट हो और लेस कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन हो, उसे हम बोलते हैं वीक बेस। एग्जांपल में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गई? इतना क्लियर है? अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो हेडिंग डालिए बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला, टेस्ट में ये वाले कैसे होते हैं? कड़वे, जबकि एसिड कैसे थे? खट्टे। एसिड कैसे थे? खट्टे थे। सौर थे, सौर इन टेस्ट। और ये कैसे हैं? बिटर इन टेस्ट। बात समझ में आ गई? दूसरा, सोपी इन टच। सोपी इन टच क्यों भैया? आप लोगों ने कभी भी साबुन को देखा हो तो घोलने के बाद तुम्हारे हाथ कैसे होते हैं? जब तक तुम अच्छे से पानी से ना धो लो तब तक वो ऐसे मतलब चिकनाहट सी रहती है, मतलब अलग दिख जाता है कि ये सॉल्यूशन सर्फ वाला है ना? देखा होगा। तो वो सोविन टच होते हैं, इनका जो मतलब टच है वो थोड़ा सा चिकनाहट वाला ऐसा रहता है। दूसरा, तीसरा बेटा, ये किस लिटमस पेपर को रेड से किस में कन्वर्ट कर देते? ब्लू में। तो इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। लिख लीजिए, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। It turns red litmus to blue.
इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेस लाइक NaOH आर कॉर्सिव इन नेचर, कॉर्सिव इन नेचर, कॉर्सिव इन नेचर समझ गए होंगे आप लोग। कॉर्सिव इन नेचर का मतलब इसके टच में कोई भी मेटल आती है तो उसमें कोरोजन लग जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कैसे होते हैं कॉर्सिव इन नेचर। अब यहां से याद करो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसे होते हैं टेस्ट में वेटर, वो कैसे होते हैं सॉफ्ट, ये सॉफ्ट इन टच होते हैं। उसका क्या बताया था, उसका क्या बताया था, इसको देखो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। स्ट्रॉन्ग बेस कॉरोसिव नेचर के होते हैं, हमारे एसिड भी कॉरोसिव नेचर के होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई सबको। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी टेस्ट में बेटर होते हैं, सॉफ्ट टच में होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते हैं। चौथा स्ट्रॉन्ग बेस कॉरोसिव नेचर के होते हैं। और एक बच्चा रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, रेड से ब्लू। क्यों भैया, रेड था एसिड के साथ में, अब वो बेस के संपर्क में आ गया तो ब्लू हो गया। समझ गया ना। तो बेसिक जो होता है वो किसके कन्वर्ट में कर देता है, ब्लू में। तो रेड से किस में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू। याद रहेगा। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाले बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विथ मेटल। ये तो एसिड भी करता था। एसिड क्या करता था बताइए, एसिड हमारा बेस के साथ, उसके साथ में एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता था। ये भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन बेस जो है वो सभी मेटल के साथ नहीं देता, सभी मेटल के साथ नहीं देता, कुछ के साथ देता है। तो सम रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक ऑन हीटिंग क्या देगा, मेटल प्लस बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बात समझ में आई, फिर से समझो क्या बोला मैंने। पहली केमिकल प्रॉपर्टी देखो बहुत सिमिलर प्रॉपर्टी है, वो भी एसिड भी मेटल के साथ रिएक्ट करता था और बेस भी मेटल के साथ रिएक्ट करता था। ठीक है, बेस में सारी मेटल नहीं आती और एसिड में तो मोस्टली आती थी, कुछ नहीं आती थी जो हाइड्रोजन के नीचे थी, और सारी आ जाती थी। इसमें कुछ ही आएंगी, कुछ रिएक्टिव मेटल्स, सम रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक ऑन हीटिंग क्या देगी, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, वो हाइड्रोजन गैस क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब इसमें ये एनसीईआरटी में एक एग्जांपल लिखा है और ये कई बार पूछा जाता है और लोग बाग इसको गलत बताते हैं, जरा समझ लें। क्या था, जिंक मेटल है और NaOH जिंक मेटल है। देखो बेटा जिंक मेटल है और NaOH बेस है, ठीक है। इसका रिएक्शन करना है, बताओ क्या बनेगा। हाँ,
मैं समझ रहा था तुम यही बताओगे ZnOH का होल ट्वाइस और तुम कहोगे सर सोडियम बाहर, ऐसा है ना? यही बनेगा, तुम तो यही कह रहे हो। हाँ जी, क्या कह रहे हो सारे? जी बेटा बताएं। हम्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहा कि सर वो जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये होगी नहीं, क्योंकि जिंक इज लेस रिएक्टिव, तो सोडियम को रिएक्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। अब सुनो बेटा, सुनो, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसके पास इतनी पावर नहीं है ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, लेकिन ताकत नहीं है ना, डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा, ताकत बाहर से लगा दो। हीटिंग क्या लिखी हमने? हीटिंग क्यों लिखी हमने? नॉर्मली इसको रख दोगे रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन हीटिंग का क्या मतलब? हीटिंग का मतलब एनर्जी दो उसको, कम है उसकी ताकत, भाई एनर्जी दे दो जिससे ये टूट जाए, और टूट जाए तो ये हट जाएगा, इसके साथ रिएक्ट कर ले, ऐसे चाहे तो भाई हीटिंग करो तो क्या सोडियम हट जाएगा, लगा जाएगा, ये इसको हटा के ZnOH बन जाएगा। सोडियम तो हटेगा ही, सोडियम तो हटेगा ही नहीं, सोडियम को कैसे हटा लेगा जिंक, इतनी ताकत कैसे आ जाएगी? तो क्या बनेगा बताइए, जो पहले से पढ़ रहे हैं वो बताएं, जो नए हैं बेचारे वो नहीं बताएं। जी, Zn की जगह तो Na ये तो पहले से है कंबशन रिएक्शन है, क्या बन जाएगा? मैंने एक क्वेश्चन पूछा सिंपल सा, जिंक रिएक्ट विथ NaOH क्या बनेगा? जिंक रिएक्ट विथ NaOH क्या बनेगा? बताइए मैडम, क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन टूटने वाला अलग अलग हो जाएगा। क्या बनना है? Na2ZnO2 प्लस मैंने आपको अभी क्या लिखा सुन लो, आपको यहाँ ध्यान देने वाली बात ये थी, मैंने लिखाया था ये क्या है बेस, ये क्या है मेटल, सम रिएक्टिव मेटल लाइक जिंक रिएक्ट विथ बेस गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो निकलना केवल H2 है, बचा हुआ तो सोडियम वो बनना है, तो इसमें से हाइड्रोजन छोड़ दो तो हमारे पास Zn बचा, Na बचा, O बचा, इनका मिलके एक कंपाउंड बनना है। तो याद करो मैंने आपको एक कंपाउंड पढ़ाया था, मैंने कहा भैया जिंकेट ZnO2 -1 होता है, जिंकेट आयन है, और ये सोडियम आयन है, इस पर -2 होता है, ये हमारा जिंकेट आयन है और ये हमारा सोडियम आयन, तो जब ये रिएक्ट करेगा तो Na2ZnO2, और इसका नाम भी बताया था मैंने, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। और मैंने ये भी कहा था, मैंने ये भी कहा था किसी के साथ ऑक्सीजन लग जाता है तो उसे एट बोलते हैं, फॉस्फेट ऑक्सीजन लग गया, सल्फेट ऑक्सीजन लग गया, जिंकेट, बताया था कि नहीं बताया था? तो भैया ये पूरी केमिस्ट्री में ऐसी एक रिएक्शन है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, इसीलिए इस पर स्टार बनाना है। क्या बनाना है? स्टार। क्या बनाना है कि भैया NaOH दिस इज एक्वस सॉल्यूशन प्लस Zn सॉलिड रिएक्ट विद बनेगा Na2ZnO2 प्लस H2, और ये है सॉल्ट और ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखाई देखो,
सम रिएक्टिव मेटल्स लाइक जिंक ऑन हीटिंग विद सॉल्ट प्लस वाटर, तो मेटल प्लस बेस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो जिंक प्लस NaOH क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब लिख लीजिए, लिख लो पहली पहली प्रॉपर्टी, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, पर सबके साथ नहीं, स्पेशल कुछ मेटल के साथ, लाइक जिंक। बातें नहीं की। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी बेटा, मैंने आपको पढ़ाया था, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, तो बेस भी तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो दोनों की प्रॉपर्टी कॉमन है जो हमने लास्ट में पढ़ा दी थी। एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। रिएक्ट करा के देख लेना, HCl प्लस NaOH बनाओगे तो HCl का देखो, HCl का H चला जाएगा OH के साथ और Na आ जाएगा Cl के साथ, क्या बन जाएगा, NaCl H2O। अब जिन बच्चों की बेसिक केमिस्ट्री नहीं पता है तो उन्हें नहीं पता ये कैसे बन रहे हैं, तो सुन लो एक बार समझ लेते हैं। HCl होता है, इसमें H प्लस का होता है, Cl माइनस का, ठीक है। NaOH होता है, इसमें Na प्लस का होता है और OH माइनस का होता है, ठीक है। अब ये प्लस वाला चला जाएगा इस माइनस के साथ तो बन जाएगा NaCl, और ये OH माइनस वाला चला जाएगा इस प्लस के साथ तो बन जाएगा H2O, क्योंकि H प्लस का है OH माइनस का है तो दो हाइड्रोजन H2O बन गए, तो ये बन गया NaCl और ये बन गया H2O। बात समझ में आ गई। तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ये सॉल्ट है और ये वाटर, क्लियर। अब मान लो जरूरी थोड़ी HCl लिया होता, उसने मान लो ये लिया होता H2SO4, ये भी एसिड है, और बेस में मान लो KOH लिया होगा, NaOH भी ले सकता है। तो अब यहां पर H प्लस का होता है और SO4 माइनस का होता है, इसमें K प्लस का होता है, OH माइनस का होता है, तो ये माइनस इसके साथ चला जाएगा H2O बन जाएगा, और ये K इसके साथ चला जाएगा तो K2SO4 बन जाएगा। सर K2SO4 कैसे बना, देखो K प्लस का और SO4 2 माइनस का, तो दो माइनस के एक प्लस का कैसे करेगा, तो दो यहाँ आ जाता है एक यहाँ चला जाता है, तो K2SO4, समझ गया ना, तो K2SO4 बन जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एसिड और बेस का, और ये न्यूट्रल, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों, अब ये जो सॉल्ट बना ये ना तो एसिड था और ना ये बेस था, समझ गए, समझ गए कि नहीं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में पार्टिसिपेट करेंगे तो ही हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, समझ गए। ये सेकंड लिख लो, लिख ली सबने सेकंड, बहुत बढ़िया। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी है बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो बेटा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो पहले सुन लो तभी लिखना बेटा, है ना, पहले समझ सुनो बेटा। मान लो हमारे पास में ये लिखा है Na2O, Na2O क्या होता है ध्यान से सुनना, Na है मेटल प्लस 1 होता है, OA है माइनस का, तो 2 इधर आ जाएगा 1 इधर चला जाएगा, बन जाएगा Na2। दिस इज मेटेलिक ऑक्साइड, ये क्या बोलता है, मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सोडियम को हटा के यहाँ कार्बन ले लूं और ये ऑक्सीजन ले लूं, कार्बन पे होता है +4, ये होता है -2, तो 2 इधर 4 इधर, या 2 से 4 कट जाएगा, 2 प्लस का बचेगा, तो ये CO2 बनेगा, CO2 बनेगा। तो ये है नॉन मेटल और ये है ऑक्सीजन, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, इसे क्या बोलेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बताओ बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होगा तो मेटेलिक ऑक्साइड, और नॉन मेटल के साथ जुड़ा है तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है किसका, बेस का। बेस तो कोई सा भी ले लो, चाहे NaOH ले लो, चाहे CaOH का होल ट्वाइस ले लो, ये बेस है, और ये CO2 हमारा क्या हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। बताओ क्या बनेगा,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या देगा, तो भैया बताओ क्या देगा, क्या CaO देगा प्लस CO2 देगा प्लस H2O देगा, ऐसा है? क्या कह रही हो बताइए, क्या इसके साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में हमने क्या लिखवाया है, ये तो लिखवा दिया, ये देखो क्या लिखवाया है, बेस अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो यहां से CO2 तो हटाई दो, वाटर देगा, ये सही है, इसका ये दोनों मिलके एक ही डायग्राम बनने, एक कंपाउंड बनना है सॉल्ट। अब भैया कैल्शियम के साथ में क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनता है, इसका मतलब यहाँ क्या बनेगा, CaCO3, बैलेंस बैलेंस की बात है, लेकिन बता रहे CaCO3 बन जाएगा और H2 बाहर, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो आपको याद रखना है कि बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ भी सॉल्ट प्लस वाटर देगा, मेटल ऑक्साइड के साथ वो भी क्या देता था, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा भैया CaCO3, और क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, लिख लो। अरे ये दूसरी रिएक्शन है, ऊपर वाली लिख दी, ये दूसरी रिएक्शन, ये एसिड आ गया, ये एसिड के साथ ये मेटल कार्बोनेट है ना, तो वो तो आपको पहले ही पढ़ा रखी है, ये तो अलग रिएक्शन है, ये तो हमने एसिड में पढ़ा दिया, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके CO2 देता था कि नहीं देता, ये वो रिएक्शन। बताइए इसके बाद एसिड की हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ऐसी हमने आपको बेस की भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी। बेस की पहली केमिकल प्रॉपर्टी बताओ, पहली बेस की केमिकल प्रॉपर्टी, बेस अरे केमिकल प्रॉपर्टी क्या, बेस रिएक्ट विद मेटल, क्या देता था, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सभी मेटल के साथ नहीं, सम स्पेसिफिक हाई मतलब रिएक्टिव मेटल के साथ, लाइक जिंक, जिंक के साथ क्या बनाता था बताओ, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। दूसरा क्या बताया मैंने, मेटल बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा। तीसरा क्या बताया, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर देगा। बताओ बात समझ में आ गई। तो कितनी केमिकल प्रॉपर्टी है, तीन, कौन कौन सी है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है, याद क्या रखना है, बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। तीसरा सॉल्ट बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं, कोई दिक्कत। केमिकल प्रॉपर्टी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई, बेटर इन टेस्ट, सोपी इन टच। तीसरा रेड को लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता, सही, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देता है, और कोरोसिव नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, कोरोसिव नेचर। कितने टाइप का बेस पढ़ाया, दो टाइप, कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग और बेस। स्ट्रॉन्ग कैसे होते थे, कंप्लीटली डिसोसिएट, OH आयन इसमें हाई कंसंट्रेशन, समझ गए, समझ गए। और जो इन पार्शियली होते थे वो वीक होते थे, जिसमें OH आयन लेस होते थे। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्काली क्या होते हैं, ऐसे बेस जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के साथ। तो वाटर सॉल्यूबल है तो क्या है, एल्काली, वाटर के साथ कंप्लीटली सॉल्यूबल नहीं तो क्या है, बेस है। सारे एल्काली, सारे एल्काली, सारे एल्काली बेस होते हैं, पर सारे बेस एल्काली नहीं होते। लेकिन बेस को पानी में मिलाने की प्रोसेस कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेस को पानी में मिलाने की प्रोसेस क्या होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बेस में पहचानने का क्या तरीका है,
OH आयन होगा। क्या किसी बेस में हाइड्रोजन आयन हो सकता है? यस, H आयन हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता, बस OH आयन ज्यादा होनी चाहिए। क्या किसी बेस में H आयन हो सकता है? यस, बस कंडीशन क्या है उस बेस की? OH आयन H आयन से ज्यादा होना चाहिए। क्या किसी बेस में H आयन और OH आयन दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर बराबर हो गए तो क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। अगर किसी सॉल्यूशन में H आयन ज्यादा है OH आयन कम है तो वो क्या है? एसिड है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने आपको एसिड पढ़ाया और फिर हमने आपको पढ़ाया बेस। इसमें किसी कोई डाउट हो कोई बताइए। जिन बच्चों ने आज की क्लास ली है वो ठीक है, अगली क्लास जो होगी मतलब एसिड की थी वो हम आपको भेज देंगे, आप लोग देख लेना उसको एक बार, तो आपका ये एसिड बेस पूरा हो जाएगा। इंडिकेटर्स मैंने आपको पढ़ाई दिए थे, इंडिकेटर्स मैंने आपको पढ़ाई दिए थे, समझ गया कि नहीं? क्योंकि इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं अभी जाना नहीं है ना, तुम लोगों ने बैक पैक कर ली है, अभी जाना नहीं है, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो उन क्वेश्चनों के आंसर भी देना। अगले टर्म से अपन ये तो पढ़ेंगे कि कैसे कोई भी एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग हो सकता है, जिसमें H आयन बराबर होते हैं वो न्यूट्रल होता है, H आयन ज्यादा OH आयन कम होते हैं वो एसिडिक होता है, H आयन कम OH आयन होता है वो बेस होता है। ठीक, ये तो हम आपको अगले टर्म में पढ़ाएंगे। फिलहाल कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड में कई बार आया इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल? व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है, व्हाट हैपन्स व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू एग सेल? क्वेश्चन कह रहा है अंडे के सेल मतलब अंडा ही मान लो, उसके साथ में सेल मतलब समझते हैं वो व्हाइट कलर का अंडा, जब आप उबला हुआ देखते हैं तो अंदर पीला निकलता है, व्हाइट कलर की बात करते हैं। उसके साथ में अगर नाइट्रिक एसिड मिला देंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन्स नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू द एग सेल। ये सीबीएसई बोर्ड में 2014 में भी आया है और बीच में भी आया, कई बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो भैया इसका आंसर समझ लो, पहले ये समझना है, सुन लो बेटा, ये एग जो सेल हमने लिखा है ये होता क्या है? ये बेटा एग सेल जो होता है इसी को कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। एग सेल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जो एग सेल होता है वो क्या होता है? अब खत्म क्वेश्चन, ये अभी लिखा था, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको, मिला देंगे क्या बनेगा? कैल्शियम नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर ये कई बार पूछा गया है, समझ गया कि नहीं? तो इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं भाई, रुक जाओ, कि HNO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बन रहा था बताइए? कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस CO2 प्लस H2। तो आंसर क्या है? एग सेल इज मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, व्हेन नाइट्रिक एसिड एडेड टू द एग सेल द कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद इट एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इवॉल्व। बस कुछ नहीं बताना, एग सेल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, इवॉल्व होगी, यही बताना। बात समझ में आई? और ये रिएक्शन लिख के जाना है, तो आपको क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड यहां लिख देते हैं, हेंस व्हेन नाइट्रिक एसिड reacts with कैल्शियम कार्बोनेट या एग सेल है ना, एग सेल, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। और वो रिएक्शन जरूर लिखना है, लिख लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लिख लो। अरे लिख